हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। Let's look at the question from GS paper 2. Targeted implementation and all-inclusive citizen-centric governance require effective implementation of social audits. In the light of the statement, highlight the need and benefits of social audits for success of democracy at grassroots levels. इस क्वेश्चन को आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिजिड क्लासिफिकेशन फॉर दिस, पर आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर आ सकता है। बेसिकली ये सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस जैसे ब्रॉड थीम पर क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पर ब्रॉड थीम सोशल ऑडिट के बारे में बात हो रही है। स्टेटमेंट दिया है, एक अच्छी गवर्नेंस के लिए, मतलब सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए और टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड
प्रोजेक्ट्स या फिर स्कीम्स के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं, उसके लिए सोशल ऑडिट बहुत ही ज़रूरी है। इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सोशल ऑडिट की नीड, मतलब क्या ज़रूरत है, और सोशल ऑडिट के क्या बेनिफिट्स हैं, उन्हें लिस्ट आउट करना है। इस तरह से आई होप आपको कंटेक्स्ट समझ में आया होगा। इसका कंटेंट आप किसी भी वेबसाइट या बुक से गैदर कर सकते हैं। यह रिलेटिवली पोटेंशियल टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर हमने कंटेक्स्ट को समझ लिया है तो स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सोशल ऑडिट के बारे में बता सकते हैं कि वो होता क्या है, या फिर आपको करंट अफेयर से रिलेट कर कर लिखना हो तो वो भी कर सकते हैं। और फिर बॉडी के अंदर हम क्वेश्चन की मेन डिमांड को एड्रेस करेंगे, बताएंगे इसकी क्या नीड्स हैं और बेनिफिट्स, और फाइनली कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन के अंदर आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं कि कैसे सोशल ऑडिट को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इस तरह से आप आंसर को तैयार कर पाएंगे। इसे आप खुद करने की कोशिश करिए। हम इसके आंसर के हिंट्स थोड़ी देर बाद देखेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज हिंट्स मे नॉट बी होलिस्टिक, but you can use them as a compass through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not। चलिए इन्हें देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप इसकी डेफिनेशन को बताकर कर सकते हैं। आप सोशल ऑडिट के बारे में बताएंगे कि सोशल ऑडिट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जाता है और इस बात को क्रॉस चेक किया जाता है कि स्टेट ने जो एक्सपेंडिचर नोट करवाया था वह एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे खर्च हुआ है उतना या नहीं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। आप जब लिखेंगे तो आप फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करके इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। देखिए होता क्या है कि कई तरह की स्कीम्स हमारे ग्राउंड लेवल पर चल रही होती हैं, तो उनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब इस गवर्नेंस के अंदर जो ये सिटीजन पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका छोटा सा हिस्सा आप मान सकते हैं सोशल ऑडिट को। छोटा हिस्सा है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है स्कीम के पूरे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर, और जहाँ कहीं भी ऑब्स्टिकल दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ से उसे रिमूव भी किया जा सकता है। आंसर के इंट्रोडक्शन को बताने के बाद क्वेश्चन की जो डिमांड है, मेन डिमांड है, उसको आप बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले नीड बताने के लिए पूछा था, तो सोशल ऑडिट को करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या नीड है, इसे देखेंगे। इन नीड्स को हम सिंपल एग्जांपल से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला है एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मान लीजिए एक सड़क बनानी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किसी पर्टिकुलर गांव में, तो उस सड़क को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक्यूरेटली हमें इसके सोशल ऑडिट करने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसलिए हमें सोशल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो जाएं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एज पर रिक्वायरमेंट्स। सोशल ऑडिट की वजह से हम अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें पहले होगी और इम्पॉर्टेंट होगी, हम उसको प्रायोरिटाइज करके उसके अंदर अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का पता तभी चलेगा जब हम सोशल ऑडिट करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं। एंड देन कंफर्मिटी ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटी विद द स्टेटेड गोल्स, मतलब हमने जो गोल्स पहले से सेट कर लिए थे उन पर काम हो रहा है या नहीं वैसे जैसा हमने सोचा था। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें सोशल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वही सड़क वाला एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पर्टिकुलर किलोमीटर की सड़क को पर्टिकुलर दिन में तैयार करने के लिए सोचा था, उसका गोल बनाया था, तो ऐसा हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए सोशल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू द क्वालिटी ऑफ सर्विस। सोशल ऑडिट की वजह से हम सर्विस की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि
सर्विस की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए सोशल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। साथ में अगर आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का सोशल ऑडिट अभी तक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव के थ्रू ही होता आ रहा है। इसको फॉर्मल शेप देने के लिए मेघालय ने सोशल ऑडिट लॉ पास किया था और जिसकी वजह से वह पहला स्टेट बना जिसने इस तरह का सोशल ऑडिट लॉ पास किया 2017 में। वैसे मनरेगा भी है जिसके अंदर मनरेगा एक्ट के अकॉर्डिंग सोशल ऑडिट कराना होगा। सीएजी ने ही इसके लिए सोशल ऑडिट रूल्स को डेवलप किया था। आंसर की दूसरी डिमांड को पूरा करते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं सोशल ऑडिट के। सबसे पहला आप बता सकते हैं जो लोग हैं उनका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि मनी जहाँ पे स्पेंड होना चाहिए वहाँ पर एक्चुअली स्पेंड हुआ है या नहीं। इससे जो वेस्टेज है उसके अंदर रिडक्शन होता है। जाहिर सी बात है अननेसेसरी जगह पे खर्चा नहीं होगा तो बेफिजूल के खर्चे भी कम होंगे। और फिर उसके बाद करप्शन के अंदर कमी आती है, लोग ज़्यादा अवेयर हो पाते हैं। और फिर ब्रॉडर लेवल की बात करें तो लोगों के अंदर इंटीग्रिटी और सेंस ऑफ कम्युनिटी प्रमोट होती है, क्योंकि सेम एग्जांपल अगर सड़क ठीक से नहीं बनी तो ये सभी लोगों के लिए असुविधा होगी और वो सारे लोग मिलकर प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाएंगे, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ कम्युनिटी एनहेंस होगी और फिर ऑफिशियल इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जो कि गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी। इस तरह से आप बेनिफिट्स को बता सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उन्हें एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए बताए हैं। पर जीएस मेंस आंसर के अंदर आपको शॉर्ट एंड इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनली आप अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक फ़ंड की विजिलेंस मतलब चेकिंग पब्लिक द्वारा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और लोगों को ही लीगली एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि वो खुद क्वेश्चन उठा सकें, कंप्लेंट फाइल कर सकें और इस पूरे करेक्टिव प्रोसेस के अंदर खुद एक अपना पार्ट प्ले कर सकें। अभी सोशल ऑडिट इंडिया के अंदर इवॉल्व हो ही रहा है and it can potentially become a powerful democratic method by which transparency can be combined with an institutionalized form of accountability to the people. इसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जिसे हम लीगली एम्पावर कर सकें, जिससे कि वह फ्री एंड फेयर तरीके से सोशल ऑडिट कर सकें, जिससे कि जो आज के समय में पावरफुल और पावरलेस के बीच में जो रिलेशनशिप देखा जाता है उसे हटाकर कॉमन सिटीजन के हाथ में क्वेश्चन पूछने की ताकत दे दी जाए। आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काफ़ी स्पेसिफिक मेथड्स हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के, उन्हें यूज़ किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर काफ़ी विचार हो चुका है तो अब समय है इन पर काम करने का। इस तरह से कुछ डेटा आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन के अंदर। इस आंसर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।